नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल विषय के संदर्भ में आज से पूर्व के अध्याय में हमने प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों के वर्गीकरण के विषय में जाना था और आज का विषय है आखेट और मत्स्याखेट। तो मनुष्य आदिकाल में मनुष्य की जीविका का आधार पशुओं का शिकार रहा करता था। आज भी आदिम क्षेत्र जहाँ वातावरण दशाएं कठोर होती हैं, विशेषतः हिमाच्छादित क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा कुछ मरुस्थल जहाँ जन समूह अपने वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है जनसमूह को, वहाँ आखेट जैसी आर्थिक गतिविधि हमें प्राय देखने को मिलती है। तो आखेट की जो बात हम कर रहे हैं, जहाँ मनुष्य थलीय भाग से जुड़ा हुआ है वहाँ वे पशुओं का आखेट करता है। साथ ही साथ में जो थल में स्थित जलाशय, झील, नदियाँ इत्यादि हैं या सागर तट है, वहाँ पर मनुष्य जल से पाए जाने वाले प्राणियों का आखेट करके अपना जीवन यापन करता है। तो एक बार हम ये आखेट मत्स्याखेट के विषय में जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको एक बार अंकित कर लेते हैं। आदिम जनजातियों की जीविका महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। फिर ये सामान्यतः कम आबादी वाले क्षेत्रों में जो जन समूह निवास करता है उसको पोषित करती है। और ये जो आखेट या मत्स्याखेट जैसी गतिविधियाँ इन आदिम जातियों के द्वारा की जाती हैं, तो इसका मूल कारण भोजन की प्राप्ति, शस्त्र बनाना, वाहन की रचना करना जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो और एक विशेष बात कि आखेट में संलग्न जितनी भी आदिम जातियां हैं उनका सामान्यतः मौसमी स्थानांतरण देखने को मिलता है। अब यह है कि विश्व के आखेट क्षेत्र तथा संलग्न जन समूह, मतलब विश्व के जो आखेट से जुड़े हुए आखेट जैसी आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर कौन कौन सी आदिम जातियाँ हैं, तो हम ये प्रदेशवार इसका एक बार इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सूचीबद्ध किया हुआ है, तो विवरण प्रस्तुत है। जो कनाडा का टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ की एस्किमो आदिवासी जाति तथा अमेरिकी इंडियन। दूसरा, साइबेरिया वाला क्षेत्र जो कि यूरोप और रशिया में विस्तृत है, तो उसके टुंड्रा और टैगा प्रदेश में पाई जाने वाली आदिम जातियाँ जो कि इस आखेट मत्स्याखेट जैसे क्रियाकलाप से जुड़ी हुई हैं, वे हैं समोयड, आस्तेयाक, तुंगू, याकूत, युकागीर, चकची, कोरियाक आदि। तीसरा है अमेज़न बेसिन, ये दक्षिणी अमेरिका का। तो यहाँ अमेरिन आदिम जातियाँ जो हैं उसमें प्रमुख हैं जिवारो और जागुआ। तो अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका के ही दक्षिणतम भाग में अर्जेंटीना एवं दक्षिणी चिली में निवास करने वाली जो प्रमुख आदिम जाति इससे जुड़ी हुई है वह है याहागन। अब पांचवा, विषुवत रेखीय अफ्रीकी वन, जो सहारा मरुस्थल के आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ की जाति है पिग्मी जो इससे जुड़ी हुई है। फिर दक्षिणी अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल की है बुशमैन जाति। फिर हम हिंद एशिया की ओर चलते हैं, तो हिंद एशिया में बोर्नियो में पुनान आदिम जाति। फिर न्यू गिनी यहीं पर स्थित एक द्वीप जो है वहाँ पर पापुआन है आदिम जाति। फिर मलाया वन क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग है, वहाँ की आदिम जातियाँ हैं सेमांग, सकाई आदि। ऑस्ट्रेलिया में है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली आदिम ऑस्ट्रेलियाई जाति। अब एक बार जिन आदिम जातियों का वर्णन हमने किया उसका एक बार विश्व के मानचित्र पर अवलोकन कर देते हैं। ये सारे के सारे अंकित किए हुए हैं संख्याबद्ध, और संख्या के अनुसार कौन कौन सी वाली जातियाँ आदिम जातियाँ आखेट मत्स्याखेट से जुड़ी हुई हैं। तो उत्तरी अमेरिका का नंबर 1 है कनाडा वाला क्षेत्र। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका स्थित, दूसरा जो है साइबेरिया का
यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग में दूसरा वाला है साइबेरिया क्षेत्र, जो टुंड्रा और टैगा क्षेत्र का भाग है। फिर तीसरा है दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन। फिर चौथा दक्षिण अमेरिका का ही दक्षिणतम भाग अर्जेंटीना तथा दक्षिण चिली क्षेत्र। पांचवा है अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन वाला क्षेत्र, तो विषुवत रेखीय अफ्रीकी क्षेत्र। फिर छठा है दक्षिणी अफ्रीका का ही कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र। सातवां है हिंद एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप का क्षेत्र। आठवां ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित न्यू गिनी वाला क्षेत्र। नवां है दक्षिण पूर्वी एशिया का मलाया वन क्षेत्र तथा आखिरी 10वां वाला है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, जहाँ पर ये जातियाँ आदिम जातियाँ जो ऑस्ट्रेलिया की हैं वो आखेट मत्स्याखेट से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं जो ये आखेटक जातियाँ विश्व के भिन्न भागों में जिनकी हमने आदिम जातियों की चर्चा की, साथ ही साथ में मानचित्र में उनके निवास स्थान को भी अंकित किया। तो इन जो जन समूह हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी जीवन में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो पहला ये ले लेते हैं हम चलवासी जीवन। अब क्योंकि ये जितने भी आदिम आखेट मत्स्याखेट क्रियाकलाप से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्योंकि ये जो मनुष्य का आवास है बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, बिखरा बिखरा पाया जाता है। ये हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर जलवायु भी है, दशाएं बेहद कठोर हैं, यही कारण है कि बिखरी हुई और विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। अब ये बात कि यहाँ पर वन क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या कठोर हिमाच्छादित वाले क्षेत्र हैं, तो बिखरा हुआ मनुष्य का आवास है और बिखरे हुए जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्थान स्थान पर जाकर जंतुओं को तलाश करना पड़ता है। अब ये तलाश जो है क्योंकि इनकी ये गतिविधि मौसम से जुड़ी हुई है, यहाँ पर कठोर मौसमी दशाएं हैं। ऐसी स्थिति में जो हिमाच्छादित वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेषकर जो आखेट की स्थिति है वो मौसम पर निर्भर करती है। तो मौसम और स्थान के अनुसार इन्हें जंतुओं की तलाश में प्रवास करना पड़ता है। दूसरी इनकी जो विशेषता है सूझबूझ और दक्षता। ये तो हमें पता ही है कि प्रकृति का सबसे ज़्यादा जो निपुण जीव है वो मनुष्य है। अब मनुष्य जब ऐसे कठोर आवास वाले कठोर दशाओं में आवास करता है, प्राकृतिक दशाओं में आवास करता है, तो स्वाभाविक है वो अपनी सूझबूझ को प्रयोग में लाते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। तो अब ये वाली बात कि इन आवास क्षेत्रों में कठोर जलवायवीय दशाओं के कारण से मनुष्य को अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हुए ही गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अब जैसी ऋतु होगी उसी के अनुरूप उनका आखेट का स्वरूप होगा। इसमें इन जो हिमाच्छादित वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिम का आवरण लगभग 9 माह तक छाया रहता है, तो इसीलिए बहुत कम पशुओं का आखेट ऐसे में संभव रहता है। केवल पतझड़ ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि परिवर्तन जब होता है ऋतु का, तो उसके अनुसार ही मनुष्य अपनी आखेट क्रिया करता है। और सामान्यतः इन टुंड्रा वाले क्षेत्र में, हिमाच्छादन वाले क्षेत्रों में हिम के पिघलने पर ही अनेकों वन्य प्राणी मिल पाते हैं जिनका आखेट करता है, या फिर जलाशयों के सहारे सील मछली इत्यादि का आखेट किया जाता है। अब ये हुआ मनुष्य ऋतु परिवर्तन के अनुसार आखेट की क्या क्रिया करता है। अब जब ये आखेट कर लेता है तो इन पशुओं से प्राप्त सामग्री का भी वो किस तरह से अपने उनकी सहायता से किस प्रकार अपना जीवन निर्वहन करता है। तो पहला हुआ कि जिन पशुओं का आखेट किया जाता है उनमें पशुओं का मांस
सर्वप्रथम उसकी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति यानी कि भोजन आपूर्ति हेतु होता है। फिर उन पशुओं की खाल जो प्राप्त करता है मनुष्य, उसको किस तरह से प्रयोग में लाता है, वह अपने वस्त्र बना लेता है, उनसे अपने आवास या तंबुओं की रचना कर लेता है। कुछ वस्तुओं का संचय करने के लिए वह बोरे, थैले आदि का उपयोग कर लेता है। इन खाल के लिए खाल का उपयोग इस हेतु करता है। साथ ही साथ में जो तटवर्ती इलाकों में जब वो मत्स्याखेट करने के लिए निकलता है तो उसकी बनाई गई नाव पर को भी वो इन खाल से मढ़ देता है। तो अब फिर तीसरा, पशुओं की जो हड्डियां प्राप्त होती हैं उनसे वह औजार बनाता है। अपनी बेपहिया गाड़ी, जिनको कि सामान्यतः वो भेड़ियों या फिर कैरिबो द्वारा खींचने हेतु प्रयोग में लाता है। तो इन बेपहिया गाड़ी की भी रचना का अधिकांश भाग इन पशुओं की हड्डियों से होता है। फिर इसके अतिरिक्त वो चाकू और सुई जैसे भी रचनाएं इन्हीं हड्डियों के माध्यम से करता है। फिर इसके अतिरिक्त जो पशुओं से, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में जो पशु हैं उनका फर होता है, मुलायम खाल होती है, तो उनके मुलायम जो बाल हैं ये समूर हैं। जो बाल युक्त खाल है उसका उपयोग वो शीतकाल में पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए करता है। फिर इसके अतिरिक्त एक और बिंदु था जिसे इसमें अंकित किया जाना था कि जो शुतुरमुर्ग, जिन क्षेत्रों में शुतुरमुर्ग का शिकार किया जाता है तो उनके अंडों का खोल जो है वो यहाँ के जो आदिम जातियाँ हैं जल संचय के लिए करती हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे जो टैगा वाले क्षेत्र हैं, मतलब जो आधुनिक जनजीवन के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भाग हैं इन आखेटक जातियों के, वहाँ उन्हें लोहे का उपयोग करना आ गया है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आखेट को सुगम बनाने के लिए भाले, कुल्हाड़ी, बर्छी आदि का उपयोग करता है। इसके साथ साथ जो वन क्षेत्रों से प्राप्त लकड़ियाँ होती हैं उनसे धनुष, बाण आदि, तीर कमान आदि का भी उपयोग करता है। अब ये अंतिम जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हमने आखेट के विषय में चर्चा की, तो इन प्रदेशों में आखेट के अंतर्गत जिन जंतुओं का आखेट किया गया है उसका भी एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो टुंड्रा क्षेत्र ये स्पष्ट है कि ये हिमाच्छादित क्षेत्र है जो कि उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका, यूरोप और एशियाई भाग में सामान्यतः देखने को मिलता है, जहाँ की आदिम जातियाँ आखेट से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ लगभग 9 माह तक हिम का आवरण छाया रहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अल्प मात्रा में कुछ ध्रुवीय भालू, कैरिबो, मुश्क-बैल आदि जैसे थलचर देखने को मिलते हैं, जबकि शरद काल और ग्रीष्म ऋतु में जब हिम पिघल जाती है तो ऐसी स्थिति में जलाशय की जल में जो हिम है वो पिघल जाने से कुछ मछलियों और सील जैसे जीवों का भी आखेट इन जातियों द्वारा किया जाता है। अब टैगा क्षेत्र, जो टुंड्रा क्षेत्र के दक्षिणवर्ती भाग में जो कि वन क्षेत्र हैं, जहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं सामान्यतः, तो यहाँ पाई जाने वाली आदिम जातियाँ जो हैं वो जिन थलचरों का आखेट करती हैं उसके अंतर्गत लोमड़ी, भालू, भेड़िया, खरगोश, मार्टिन, कैरिबो जैसे थलचर प्राणी सम्मिलित हैं। जबकि झील, जो अंतः स्थलीय झील हैं और सागर तटीय भाग हैं, वहाँ पर इन आदिम जातियों द्वारा सामान्यतः मत्स्याखेट जैसी गतिविधि देखने को मिलती है। अब अन्य वाले क्षेत्र जो टुंड्रा और टैगा क्षेत्र के अतिरिक्त जो उत्तरी गोलार्ध 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं, उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र जहाँ पर आज भी अल्प मात्रा में आखेट और मत्स्याखेट जैसी आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में एक बार हम ये देख लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका, अमेज़न बेसिन,
कॉन्गो बेसिन, मलाया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, हिंद एशिया। तो ये जिन क्षेत्रों को हमने अभी मानचित्र में देखा था, उन सारे प्रांतों में आखेट के अंतर्गत आने वाले पशु कौन कौन से हैं? तो वो हैं हिरण, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया, बिलाव, रीछ, तेंदुआ, सूअर, नेवला, शेर, बाघ, गिलहरी, सांप व अनेक पक्षी, जैसे जिसमें प्रमुख हैं बटेर, शुतुरमुर्ग आदि। इन सभी का शिकार इन आखेटक जातियों द्वारा किया जाता है। तो आज हमने जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें आखेट और मत्स्याखेट की चर्चा की जानी थी, उसके विषय में हमने पूर्ण रूप से जाना। अब हम अगले अध्याय में अगले वाले आर्थिक प्राथमिक क्रियाकलाप के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।